नमस्कार दोस्तों, सीएसपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको जीएस पेपर 2 का और एसए पेपर का जल्द ही डिस्कशन अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, आज जो डिस्कशन करेंगे वह हम जीएस पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो टॉपिक हमने अपने तैयारी के दौरान कवर किया था। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि हमने बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिए हैं और इस बार भी मैंने 67 बीपीएससी का मेंस जब लिख रहे थे तो मैंने इन्हीं टॉपिक को फॉलो किया। और जब आप भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि 100% सिलेबस को कवर करके अगर जाने के मूड में होंगे तो शायद आपसे सिलेबस कवर ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार जो सिलेबस में चेंजिंग किया गया है, एक्चुअल में सिलेबस में आपको पता है कि कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, बशर्ते जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्म होगा उसमें चेंजिंग किया गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। जो सिलेबस बीपीएससी के द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि सेक्शन 1 जो जीएस पेपर 2 होगा उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये तीनों सेक्शन पहले भी था, अब भी रहेंगे। जितना मार्क्स पहले 3 क्वेश्चन पूछा जाता था 38 मार्क्स का, यहाँ से 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाता था और यहाँ से 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता था। वो आज भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो चेंजिंग किया गया है वो आपको पता होगा कि सभी सेक्शन से एक क्वेश्चन जो होगा वह शॉर्ट नोट्स के होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एटलीस्ट इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे इसका मतलब है कि चेयरमैन सर का ऐसा मानना है कि जब तक आप होल सिलेबस नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे क्वेश्चन कवर नहीं होगा। अब तक जो हम लोग करते थे कि कुछ टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते थे और उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को लिखने का कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपको मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। जो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फाइंड आउट कर रहे हैं जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और इतना यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं और आपका बेहतर मार्क्स आने की संभावना होगा। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। आप लोग जब जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो 2 बात को हमेशा ध्यान रखना है। एक्चुअल में जीएस पेपर 2 में मार्क्स कम आ रहे हैं। आप टॉपर का भी मार्क्स देखिएगा, या जो लोग आप लोग में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो प्रीवियस आप कोई ना कोई बीपीएससी का लिखे होंगे, चाहे 64, 65, 66, तो उसमें जो मार्क्स आ रहा है उसमें जीएस पेपर 2 में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि हम लोग जो भी बात बोलते हैं वह या तो फैक्ट के बेसिस पर नहीं बोलते हैं, उसका कोई रिपोर्ट कोट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम लोग को मार्क्स कम आता है। लेकिन एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 1 होते हैं जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा टफ इसको बोल सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो लगभग यूपीएससी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड तो हाई होता ही है, इसमें नो डाउट। तो जो गवर्नेंस का जो पार्ट होता है, जो पॉलिटी सेक्शन होता है, उसकी जो क्षमता होती है बीपीएससी का वो कहीं भी यूपीएससी से कम नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले सेक्शन 2 के क्वेश्चन को आप उठाएं। सेक्शन 2 के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मार्क्स अधिक आने की संभावना होती है और थोड़ा यह बिहार से कोरिलेटेड होता है। यह भी सेक्शन में बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है, इस सेक्शन में भी बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है और इस सेक्शन में भी पूछा जाता है। लेकिन इस सेक्शन में मार्क्स जो होते हैं वह तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, अगर कंपैरिजन कीजिएगा, सेक्शन 2 के तुलना में सेक्शन 1 में मार्क्स कम दिए जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि सेक्शन 1 में पहले कौन से टॉपिक को कवर करें। एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है बल्कि एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम आपको दे रहे हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना का कहाँ कहाँ जिक्र किया गया है। तो आपको बताना होगा कि प्रियम्बल
सिर्फ प्रियम्बल याद कर लेने से नहीं होगा, बल्कि इसका एप्लीकेशन भी आपको जानना जरूरी होगा। जो सेकंड टॉपिक होगा आपका, वह होगा नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन यदि पूछना होगा तो भी पूछ सकता है, या 66 बीपीएससी में शायद पूछा है इस क्वेश्चन को, मुझे ध्यान जहां तक रिकॉल कर पा रहे हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को कंबाइंड कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा था। तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों आपस में किस प्रकार से पूरक हैं, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप ये दोनों टॉपिक को गंभीरता के साथ करिएगा, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते रहना पड़ेगा। जो मेरा फोर्थ टॉपिक होगा सेक्शन 1 में, वह होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से क्वेश्चन या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि आप अपने जीवन में फंडामेंटल ड्यूटीज को कितना वैल्यू देते हैं और इसका कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गठबंधन की सरकार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गठबंधन की सरकार जो होता है, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसको बिहार के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार के कंटेक्स्ट में जब क्वेश्चन पूछे तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बिहार में पिछले, अगर बात किया जाए कि श्री बाबू के टाइम को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि बिहार के श्री कृष्ण सिंह की अगर बात छोड़ दिया जाए, तो बिहार में लगभग जो भी सरकार बनी है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके लॉसेस क्या होते हैं, सरकार जो गिर जाती है बीच में, तो इससे हमारे समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब डायमेंशन को आपको कवर करते हुए इसको देखना है। इसके बाद आपको देखना है कि क्षेत्रीय दल जो काफी ज्यादा इमर्ज होती है, उसका क्या भूमिका है, यानी रोल ऑफ रीजनल पार्टी बिहार के कंटेक्स्ट में देखना है। देखिए, ये जो रोल ऑफ रीजनल पार्टी है, कोलिशन की गवर्नमेंट से ही संदर्भित पार्ट है, लेकिन इसको हम सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में। हो सकता है गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय दल की भूमिका क्या होती है, उसके कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि केंद्र में 1967 में पहली बार जो है वह कोलिशन गवर्नमेंट बना था। अगर मैं बात करूं राज्य में, तो राज्य में सबसे पहले केरला में कोलिशन गवर्नमेंट बना था। तो उसके कंटेक्स्ट में आपको क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट में, इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जो मेरा नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, वह न्यायिक सक्रियता, जो इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो जुडिशियल एक्टिविज्म और साथ ही साथ एक क्वेश्चन को और कोरिलेट किया था, वह क्वेश्चन आपका किया था जुडिशियल रिव्यू। इन दोनों को सबमर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जो न्यायिक सक्रियता है हमेशा से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इस टॉपिक को आप सरबार अधिक से अधिक जितना हो सके उसको बेहतर ढंग से करने का कोशिश करिए, तो निश्चित रूप से आपका यह क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। जो मेरा नेक्स्ट होगा वह गवर्नर होगा। बिहार के कंटेक्स्ट में राज्यपाल को आपको पढ़ना होगा। देखिए, गवर्नर का क्वेश्चन पूछने का पीछे रीजन होता है कि कई सारे कमेटी गठन किया गया था गवर्नर के रोल के बारे में। आपको पता है कि गवर्नर का जो भूमिका होता है तब विवादास्पद हो जाता है जब किसी भी स्टेट में जब सेंटर के अगेंस्ट की सरकार होती है। ऐसी स्थिति में सेंटर के द्वारा जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो कई राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि गवर्नर वह संविधान के मोरालिटी के अगेंस्ट जाकर कई सारे निर्णय देते हैं। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, गवर्नर की कैसे भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, दोहरी टोपी की भूमिका गवर्नर किस स्टेट में निर्वहन करता है, इन सब डायमेंशन को यदि आप कवर करते हैं तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। जो नेक्स्ट होगा वह होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी काफी चर्चा में है आर्टिकल 44। उत्तराखंड ने यह डिसीजन लिया है कि हम अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इस क्वेश्चन आपको स्टार मारकर कवर करना होगा क्योंकि यह करंट से रिलेटेड है, प्लस आपका जो वर्तमान में जो एनडीए की गवर्नमेंट है इनका यह हमेशा से ही कह सकते हैं कि यह हमेशा चाहते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो।
अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब में अगर सोचा जाए तो अभी इसके लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है नहीं देता है, इसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट होंगे, समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके जो माइनॉरिटी वर्ग में यह परसेप्शन बनता है कि हमारी जो सरकार है और वह माइनॉरिटी के अगेंस्ट वर्क करेगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा तो इस डायमेंशन को आपको कवर करना है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा पंचायती राज व्यवस्था। अब बिहार इसमें एक शब्द लागू किया गया है, यानी कि 2006 में जो एक्ट लाया गया पंचायती राज व्यवस्था, और इसमें जो वुमेन रिजर्वेशन दिया गया, महिला के सशक्तिकरण के लिए 50% वुमेन रिजर्वेशन दिया गया, और इसका क्या हमारे समाज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो पा रहा है वास्तविक रूप से या नहीं हो रहा है, इसके कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वह होगा केंद्र राज्य संबंध। इस बार भी पूछा था बीपीएससी, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसको बिहार के कंटेक्स्ट में आपको देखना है। इसमें दो कमिटी का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मूल रूप से तो सरकारिया आयोग को आप ध्यान रखना है, सरकारिया आयोग, इसने क्या रिकमेंडेशन किया गया है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा राजनीतिक अपराधीकरण। देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल का जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप जब आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो इसमें पता चलेगा कि 2004 के जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें कितने थे, और जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें कितने आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधि चुनकर आए। तो यह हमारे राजनीतिक के लिए किस तरह से संकट खड़ा कर रहा है, यानी जिन व्यक्तियों को कानून के द्वारा पकड़कर जेलों के अंदर डालना चाहिए वही हमारे कानून निर्माता बन रहे हैं। तो इसके लिए हम कहाँ तक दोषी हैं और इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा है, आखिर इनको टिकट क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि हम वैसे व्यक्तियों को दें जो चुनाव जीत कर आए। तो इसको आपको बिहार के कंटेक्स्ट में देखना है। उसके बाद है रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। आपको पता ही होगा राजनीतिक में जाति की भूमिका कितना बड़ा होता है, इसी को लेकर तो कास्ट सेंसस करवाया जा रहा है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी के साथ आप कास्ट सेंसस जो बिहार में जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है इसको करेंट रिलेटेड करके इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। बिहार सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति किया है, कौन कौन से योजनाओं में ई गवर्नेंस को लागू किया गया है, और ई गवर्नेंस लागू करने के क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इस चीज को आपको कवर करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है ई गवर्नेंस को। फिर दबाव समूह, इसको भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी कि प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कौन कौन से प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप का मोटिव क्या होता है, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। उसके बाद जो मेन है इसको स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या सुधार करने की भी आवश्यकता है। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, क्या उसका यह शिशु है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन सब संदर्भित क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। जो मेरा सेक्शन 1 का लास्ट टॉपिक होगा वह होगा रिफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन। आपको पता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो जो भी अपोजिशन में पार्टियां रहती है वह करेंट गवर्नमेंट पर ऐसा आरोप लगाती है कि यह सरकार चुनाव में धांधली किया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कहा जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, चुनाव आयोग इसके लिए सक्षम है, ऐसी बात नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां अगेंस्ट में रहती है, यानी कि सत्ता के अगेंस्ट में रहती है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाता है, तो आपको इसमें पूछा जाएगा कि और इलेक्शन कमीशन को क्या रिफॉर्म करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी को और इम्प्रूव किया जा सके। तो यह मेरा सेक्शन 1, यह हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, देखिए अब मेरा सेकंड है
इस टॉपिक को आप यदि कर लेते हैं तो मेरा मानना है दोस्तों कि यहाँ से मार्क्स आपको कॉम्परेटिव फर्स्ट सेक्शन की तुलना में अधिक आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल करना होता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे को इस्तेमाल करना होता है। इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने कितनी गंभीरता के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स रिड्यूस किए जाएंगे, और जो फैक्ट के आधार पर जो इकोनॉमिक सर्वे को कोट करेंगे अपने आंसर में तो निश्चित रूप से उनका मार्क्स अधिक आएगा। और मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूं कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम सेक्शन 2 को पहले कवर करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 को कवर करने के पीछे मेरा 2 मोटिव होता है। इससे यह भी पता चलता है कि हमने बिहार को कितना गंभीरता से, क्योंकि इसमें बिहार रिलेटेड बातें ऐड होती है। एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बिहार रिलेटेड पूछे अथवा नहीं पूछे, उन सभी प्रश्नों में यदि बिहार का एंगल इंक्लूड होता है तो आप निश्चित रूप से इंक्लूड करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यह कोई जरूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेट किया हुआ रहेगा कि आप बिहार के कंटेक्स्ट में बताइए, लेकिन आपको बिहार के कंटेक्स्ट में बताना होगा। और निश्चित रूप से जब बिहार के कंटेक्स्ट में बताइएगा तो एग्जामिनर जो चेक करते हैं उनको लगता है कि नहीं, इनको बिहार के रियलिटी के बारे में पता है, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बेहतर आते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि इन सब टॉपिक को आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बेहतर मार्क्स आएंगे। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वह होगा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके लिए सरकार ने क्या, केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, यानी कि स्टेट और सेंटर ने क्या किए हैं एमएसएमई। साथ ही जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में एमएसएमई का रोल क्या हो सकता है, तो इससे संदर्भित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सेकंड पार्ट होगा मेरा वह होगा गरीबी यानी कि पोवर्टी, और पोवर्टी के लिए मनरेगा कहाँ तक पोवर्टी को एलिवेशन करने में सहायक सिद्ध हुआ है। तो सेपरेट क्वेश्चन मनरेगा से भी आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन पोवर्टी से भी आ सकता है। पोवर्टी के कारण क्या रहे हैं, इसके बाद सिर्फ मनरेगा पोवर्टी को एलिवेट करने के लिए मनरेगा प्रोग्राम ही नहीं लाया गया है। हमारा बोलने का तात्पर्य यह है कि पोवर्टी को एलिवेशन करने में मनरेगा कहाँ तक सक्षम हुआ है या कहाँ तक या अपने कार्य सिद्धि करने में सफल रहा है। हम एक सेपरेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह सोच रहे हैं। ऐसा नहीं मानना है कि पोवर्टी को एलिवेशन करने के लिए सिर्फ मनरेगा रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह दोनों सेपरेट टॉपिक पूछ सकता है या पोवर्टी पूछ सकता है, तो इसमें मनरेगा को इनकॉर्पोरेट करना है। जो मेरा थर्ड टॉपिक होगा वह होगा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। आपको पता होगा इस बार क्वेश्चन पूछा था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बिहार में क्यों है, यानी औद्योगिक रूप से बिहार पिछड़ा हुआ है, इसका रीजन क्या है। अदर स्टेट से कंपैरिजन भी करने के लिए इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो आपको पता जब रहेंगे कि आखिर बैकवर्डनेस के क्या कारण है, यानी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के, जबकि यहाँ पे बिहार में ह्यूज वाटर का स्रोत है, एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा है, फर्टाइल लैंड है, फिर भी हम एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्यों बैकवर्डनेस है, तो इसके लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए बेरोजगारी वही हुआ कि अगर गरीबी में भी कारण अगर बताना होगा तो हम बताएंगे कि बेरोजगारी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है या इंडिया में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें हम गरीबी के बारे में जिक्र करेंगे और इसके लिए मनरेगा बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाया गया है जिससे बेरोजगारी को दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ से ये दोनों जो टॉपिक है आपस में कोरिलेटेड है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा कृषि समस्या और समाधान, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या सॉल्यूशन दीजिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन इसलिए पूछे जाने की संभावना बन जाती है क्योंकि बिहार का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बिहार की अर्थव्यवस्था है, और कृषि का जीडीपी में काफी ज्यादा रोल भी है बिहार की अर्थव्यवस्था में। तो पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप है वह क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप इंट्रोड्यूस होने वाला है मार्च में ही। तो अब हो सकता है कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में आपको पूछ दिया जाए,
लेकिन अभी तक थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उसका जब आएगा तो फिर हम देखेंगे कि वह क्या है। फिर देखेंगे कि हरित क्रांति से क्या लाभ और हानि हुआ है, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूछा जाता है। या हो सकता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको लेकर सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। आपको पता है कि भारत में जिस तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, उसके आधार पर जो वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनमें से कई सारे मिनिस्टर इस बात को जोड़ दे रहे हैं कि भारत में भी चाइना जो वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको भी पता है अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा एक बैलेंस व्यू दीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी रूल को अगर थोपेंगे जनता के ऊपर तो निश्चित रूप से इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी और जब उसने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया तो वैसी स्थिति में हमारे देश में क्या हुआ था आप सभी को मालूम है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या इसी से रिलेटेड होगा, जनसंख्या विस्फोट से ही डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश क्या है, क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार में डेमोग्राफिक डिविडेंड अनुकूल होने के बावजूद भी यह हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, यानी कि अनस्किल्ड वर्कर। तो अनस्किल्ड वर्कर को स्किल्ड करने के लिए बिहार सरकार या भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यानी कि स्किल इंडिया मिशन से इसको जोड़ सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें पोवर्टी को कैसे कम किया है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि फूड सिक्योरिटी आने के बाद किसानों की जो सरकार डबल इन यानी आय को जो डबल डिजिट में वृद्धि करने का जो लक्ष्य 2022 तक रखा गया था, उसमें फूड सिक्योरिटी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, या गरीबी को कम करने के लिए फूड सिक्योरिटी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, या वन नेशन वन राशन कार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन धर लेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा विश्व व्यापार संगठन में भारत के क्या लाभ और हानि होता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी जो सबमिट हुआ है उसमें भारत की तरफ से क्या प्रपोजल दिया गया है, भारत ने कौन से आवाज उठाए हैं, उनके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही पूछ रखा है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिडक्शन इन बैकवर्डनेस थ्रू द इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन के आधार पर पिछड़ेपन को कैसे कम किया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के नीति आयोग से जोड़कर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग को आर्थिक नियोजन से जोड़कर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के महत्वाकांक्षी योजना जो है पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, यह प्रोजेक्ट मैनेजर में क्वेश्चन पूछा था। हम प्रोजेक्ट मैनेजर का जब मेंस दे रहे थे तो इसमें इस क्वेश्चन को पूछा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट पर अधिक जोर दे रहा है। देख रहे होंगे कि एलआईसी को डिसइन्वेस्ट गवर्नमेंट कर रही है, कई सारे बीपीसीएल को कर रही है, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किया जा रहा है। ऐसे कई सारे पीएसयू है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, निजीकरण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि निजीकरण गवर्नमेंट कर रही है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा टिकाऊ समावेशी विकास, जिसको आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ यानी कि एसडीजी। हो सकता है कि यूएन का जो 17 एसडीजी गोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर टिकाऊ जो समावेशी ग्रोथ है उसके बारे में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जो मेरा लास्ट सेक्शन 2 का जो मेरा लास्ट टॉपिक होगा वह होगा स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल विकास। और कौशल विकास साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 7 निश्चय 2 में कौशल विकास को लेकर बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। यह हमारा टोटल जो सेक्शन 2 का
अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। यदि आप इतना टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ के करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन थर्ड में, सेक्शन थर्ड, सॉरी। आपको पता है कि सेक्शन थर्ड जो होता है वह होता है आपको साइंस टेक्नोलॉजी। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इसके एप्लीकेशन पर। जब एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके माइंड को रीड करने का कोशिश किया जाता है। आप किसी भी चीज को, किसी भी टेक्नोलॉजी को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तकनीक कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। बिहार में फ्लड आते हैं तो उस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए तकनीकी सॉल्यूशन बताइए। बिहार में ड्रॉट आता है, उसको सॉल्व करने के लिए तकनीकी कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सभी तरह के क्वेश्चन को अप्लाइड रूप में बीपीएससी पूछता है। आपको कन्वेंशनल पार्ट पर नहीं जाना है बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अप्लाइड पार्ट पे जाना है। और आप चाह सकते हैं तो जिनका अगर साइंस टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेहतर है तो वह इस सेक्शन को भी आप पहले उठा सकते हैं। यानी सोल्व जब भी क्वेश्चन को करें तो या तो सेक्शन 2 के क्वेश्चन को आप पहले उठा सकते हैं या सेक्शन थर्ड के क्वेश्चन को पहले उठा सकते हैं। इससे आपका बेहतर मार्क्स मिलने के लिए तो मिलेगा ही, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब समय अधिक होता है तो आप बेहतर ढंग से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, और जब कम समय रहता है तो आपको कम समय में क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जिस टॉपिक में आपको ज्यादा डेप्थ हो तो उस क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करिए। उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट है यानी कि कम जानते हैं तो उसको कम समय में लिखने का कोशिश करिएगा। सेक्शन थर्ड में जो क्वेश्चन हम जो गेस कर पा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप यदि इतने टॉपिक को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा जो पहला टॉपिक है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये काफ़ी चर्चा में है, हो सकता है बिहार के कंटेक्स्ट में भी पूछा जाए, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या पॉलिसी लाई है इसके कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। इसका आने वाले समय में समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, समाज के ऊपर निगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। यह रोजगार को किस प्रकार से छीन रहा है, अर्थात यह अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? या हो सकता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहाँ तक भूमिका है, तो इस संदर्भ में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। 5G टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो इसके एप्लीकेशन पूछ सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। मेरा जो थर्ड टॉपिक होगा वह होगा नैनो टेक्नोलॉजी। इस बार भी क्वेश्चन पूछा था नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद आप एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? आज पूरे वैश्विक समस्या ग्लोबल वार्मिंग का बन गया है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या क्या बिहार सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है और वर्ल्ड स्तर पर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में आपको ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ना है। हिम ग्लेशियर पिघल रहा है तो क्यों पिघल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी, इसको ध्यान रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इस तरह का व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, येलो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की बीपीएससी में संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद जल प्रबंधन में तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या हो सकती है। बिहार में आपको पता है कि उत्तरी बिहार फ्लड से प्रभावित होता है, दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में इसकी संभावना बन जाती है कि यह क्वेश्चन पूछा जाए। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो सबसे रिलायबल टॉपिक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी चीज पर फोकस कर रही है तो वह रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, यानी ऊर्जा की ऐसी स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जलवायु परिवर्तन।
जलवायु परिवर्तन को लेकर आईपीसी का रिपोर्ट क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज आपको ध्यान में रखना है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज क्या है, वह कौन सा इनिशिएटिव है। उसके बाद आपका जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, न्यूक्लियर पावर। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है, यानी कि इसके भविष्यगामी लक्ष्य क्या रखा गया है। भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और नाभिकीय ऊर्जा दोनों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए कौन कौन से कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह इसरो, यानी इसरो की अचीवमेंट, या क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था में इसरो किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कर सकता है। या यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ड्राउट को कंट्रोल करने के लिए इसरो कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। इस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वह पूछा था बाढ़ और सूखा में तकनीक की भूमिका, यानी कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए तकनीक किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिहार में लगभग 28 जिला फ्लड प्रभावित होते हैं, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। इसका एप्लीकेशन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है, अमूमन आमतौर पर ऐसा बीपीएससी में देखा जा रहा है कि सेक्शन थर्ड के क्वेश्चन को सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि सेक्शन जो हम थर्ड में क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं इसको हो सकता है कि सेक्शन सेकंड में पूछे और सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन को सेक्शन थर्ड में पूछे। तो चूंकि आप तैयारी तो सेक्शन सेकंड का भी कर रहे हैं, सेक्शन थर्ड का भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तो यह फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सेक्शन सेकंड में पूछे या सेक्शन थर्ड में पूछे। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप इतने कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका बेहतर मार्क्स आएगा। एक लास्ट टॉपिक आप ये भी कवर कर लीजिएगा, प्रदूषण। प्रदूषण एक पूरे वैश्विक समस्या बन गया है, आपको पता ही है। बिहार का सारे सिटी पोल्यूटेड है। बिहार के क्या बात करें, अगर वर्ल्ड लेवल पर बात किया जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन वाला कंट्री में शामिल हो गया है। तो पोल्यूशन को समस्या के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के टाइप पूछ सकता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं पोल्यूशन को। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इस समस्या के समाधान के लिए आप उपाय बताएं। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर इतना टॉपिक को आप निश्चित रूप से कवर कर लेते हैं तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। साथ ही आप यह इस बात के लिए इंश्योर रहिए कि आपके मार्क्स भी बेहतर आएंगे अगर जिस अप्रोच में हम बताए हैं, यदि इस अप्रोच में आपको टॉपिक को कवर करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चूंकि आपके पास समय काफ़ी कम है, तो कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट देने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड ऐसे के जल्द लेकर आएंगे। तो आपको अब मैं ऑल द बेस्ट बोलते हुए अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।